People don't take too kindly to having their secrets spilled. I bet you know lots of things that you wish you could just forget. It's not what happened. दोस्तों हाल ही में मैंने स्टीफन किंग की एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर मूवी को देखा है। मूवी के अंदर सस्पेंस कूट कूट के भरा हुआ है और इस मूवी के एंडिंग को तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में माइक नाम के एक राइटर को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी जो के साथ बहुत ही खुश था। माइक अपने नोवेल की वजह से बहुत ही फेमस था। माइक अपनी बीवी को अपना लकी चार्म मानता था, इसीलिए माइक अपने किताब के एंडिंग को जो से ही लिखवाता था। दोनों के अंदर बहुत ही प्यार था। लेकिन एक दिन रास्ते को क्रॉस करते हुए जो एक गाड़ी के नीचे आ जाती है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। माइक अपने बीवी की लाश को देख के एकदम ही टूट जाता है और भगवान से कहता है उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके जिंदगी में तो सब कुछ ही ठीक था। इसके बाद हम देखते हैं जो के फ्यूनरल के बाद माइक अपने भाई से मिलता है। माइक के मन में किसी तरह का तनाव था। असल में दोस्तों जो माँ बनने वाली थी और इस बात को जो ने माइक से छुपाया था। लेकिन माइक तो कभी बाप ही नहीं बन सकता क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम था। इसीलिए माइक को लगता है जो का किसी के साथ अफेयर था क्योंकि जो अक्सर अकेले उनके लेक हाउस में जाया करती थी जिसका नाम था डार्क स्कोर लेक। लेकिन माइक का भाई कहता है उसे जो के बारे में ऐसा एकदम ही सोचना नहीं चाहिए क्योंकि जो एक अच्छी औरत थी। माइक एकदम ही अकेला पड़ चुका था और इसी के बीच एक दिन उसे जो की आवाज सुनाई देती है जो कहीं पर जाने के लिए कह रही थी। जिसके बाद माइक अपने बीवी को याद करके बहुत ही रोता है। अगले दिन हम देखते हैं माइक को अपने पब्लिशर का फोन आता है जो माइक को 2 महीने के अंदर एक नया किताब लिखने के लिए कहता है और कहता है जो अगर जिंदा होती तो वो भी ऐसा ही चाहती कि तुम लिखना ना छोड़ो। जिसके बाद माइक नोवेल लिखने के लिए मान जाता है। लेकिन इसी के बीच एक दिन उसे और एक भयानक सपना आता है जहाँ पर माइक खुद को एक जंगल के अंदर पाता है। माइक के सामने कायरा नाम की एक बच्ची थी जो माइक के पास आके उसके हाथ को पकड़ लेती है। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे घर की खिड़कियां टूट जाती है और एक ही साथ माइक का सपना भी। जिसके बाद माइक को ध्यान आता है वो जंगल वाला घर उसी का था यानी कि डार्क स्कोर लेक। लेकिन तभी अचानक उसे लेक हाउस के केयरटेकर का फोन आता है जो कहता है कल रात को शायद कुछ बदमाश बच्चों ने उनके लेक हाउस के खिड़की को तोड़ दिया है। जो कि अजीब बात थी क्योंकि माइक ने भी सपनों में इसी खिड़की को टूटते हुए देखा था। इसके बाद माइक कहता है खिड़की को ठीक करने के लिए क्योंकि वो रात में लेक हाउस में आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक लेक हाउस के लिए निकल जाता है। माइक लास्ट बार 3 साल पहले जो के साथ लेक हाउस में आया था लेकिन जो बीच बीच में लेक हाउस में आती रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं माइक रात में लेक हाउस में पहुंच जाता है जहाँ पर घर का केयरटेकर उसका वेलकम करता है। माइक को देखकर केयरटेकर कहता है आप तो अपने दादाजी की तरह ही दिखते हैं। इसके बाद केयरटेकर कहता है कल सुबह मेड आके आपके घर को साफ कर देगी। केयरटेकर के जाने के बाद माइक चारों तरफ देखने लगता है कि तभी अचानक उसे किसी के होने का एहसास होता है लेकिन माइक इसे इग्नोर करके सो जाता है। अगले दिन सुबह माइक जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो एक बड़े पेड़ को देख पाता है जो दिखने में एक लेडी की तरह थी, इसीलिए माइक इसका नाम ग्रीन लेडी देता है। इसके बाद माइक जब घर पे आके फ्रिज को खोलता है तो फ्रिज पे लगे हुए अल्फाबेट अपने आप ही मूव करने लगता है जिससे माइक बहुत ही डर जाता है। इसके बाद माइक डरते हुए कहता है जो क्या तुम हो, अगर तुम हो तो एक इशारा दो। तब सामने ही रखी हुई घंटी बजने लगती है और माइक को यकीन हो जाता है जो की आत्मा यहाँ पर ही है जिससे माइक बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी अचानक घर की मेड वहाँ पर आ जाती है और कहती है उसके पास डुप्लीकेट चाबी था। जिसके बाद माइक लंच के लिए कहीं पर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बच्ची सड़क के बीचों बीच चल रही थी लेकिन तभी अचानक माइक आके उसे बचा लेता है क्योंकि एक गाड़ी उससे टकराने वाली थी। इसके बाद वो बच्ची माइक को अपना नाम कायरा बताती है जिसे सुनने के बाद माइक हैरान हो जाता है क्योंकि इसी नाम को उसने अपने सपनों में सुना था। लेकिन तभी अचानक उस बच्ची की माँ मैटी वहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं कुछ ही देर के लिए सामने के स्टोर में गई थी। इसके बाद हम देखते हैं मैटी माइक को पहचान लेती है और कहती है तुम एक राइटर हो और तुम्हारे बीबी के बारे में भी मुझे पता है। इसके बाद मैटी अपने बेटी को लेके वापस से चली जाती है। लेकिन तभी अचानक हम कुछ लोगों को माइक के ऊपर घूरते हुए देख पाते हैं। इसके बाद माइक सामने के एक रेस्टोरेंट में जाके खाने का ऑर्डर देता है लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट का मालिक उसे मैटी से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि मैटी शहर के सबसे बड़े अमीर मैक्स की बहू है और माइक का मैटी से बात करना मैक्स को एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा। तब माइक कहता है उसने भी मैक्स के बारे में सुना है जो अपने ग्रैंड चाइल्ड के कस्टडी को पाने के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। लेकिन तभी अचानक एक वेट्रेस कहती है मैक्स के बेटे को लेग के श्राप ने मार दिया था। जिसके बाद मैक्स पूछता है कौन सा श्राप। वेट्रेस बताती है मैक्स का बेटा पागल हो गया था और उसने अपने ही बेटी कायरा को डार्क स्कोर लेक में डुबा के मारने की कोशिश की थी। तब मैटी ने अपने बेटी की जान बचाने के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया था और इसीलिए मैक्स अपने बेटे का बदला लेने के लिए कायरा को मैटी से छीनना चाहता है।
माइक जब घर की तरफ आ रहा था तब हम देखते हैं मैक्स उसी के गाड़ी की तरफ देख रहा था। इसके बाद माइक जब घर में आता है तो फ्रिज के ऊपर नए वर्ड्स को देख पाता है जहाँ पर लिखा हुआ था उसकी मदद करो। तब मैक्स पूछता है क्या तुम मैटी की बात कर रहे हो? तब सामने रखी हुई रिंग फिर से बजती है और माइक को जो का इशारा समझ में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक सारा टिडवेल नाम के एक पुराने सिंगर का गाना बजने लगता है जो कि एक सैड सॉन्ग था, जो बात माइक को थोड़ा सा ऑड लगता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक को रिंग के साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है जिससे घर के सारे बर्तन टूट जाते हैं। माइक को समझ में आ जाता है कि जो को छोड़ के इस घर में और एक आत्मा का वास है, लेकिन आखिर वो आत्मा कौन है? इसके बाद हम देखते हैं माइक को रात में एक सपना आता है जहाँ पर माइक पुराने जमाने में चला गया था। वहाँ पर माइक सारा टिडवेल को देख पाता है, लेकिन इसके बाद माइक डार्कस्कोल्ड लेक में चला आता है जहाँ पर सारा की आत्मा उसे किस करती है और कहती है तुम भी क्या मेरे साथ वही करोगे? बोलने के बाद ही सारा एक शैतान में बदल जाती है। लेकिन तभी अचानक माइक के पास जो आती है और कहती है तुम्हें मैटी की मदद करनी होगी, तुम लिखना कभी मत छोड़ना। जिसके बाद माइक भी उससे वादा करता है। लेकिन तभी अचानक माइक नींद से उठ जाता है और अपने सामने मैटी को देख पाता है जहाँ पर मैटी उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन माइक देखता है उसके सर से खून निकल रहा था। और तभी अचानक मैटी एक चुड़ैल में बदल जाती है और एक ही साथ माइक की नींद भी टूट जाती है। नींद से उठने के बाद हम देखते हैं माइक मैटी की मदद करने की ठान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक को कोर्ट रूम में बुलाया जाता है जहाँ पर वकील पूछता है कि आपने कायरा को गाड़ी के टक्कर से बचाया था, लेकिन माइक कहता है नहीं तो, कायरा बहुत ही प्यारी बच्ची है इसीलिए मैं उसे गोदी में लेके खेल रहा था और उसकी माँ मैटी से रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा था। माइक ने जो से किया हुआ वादा पूरा किया था। दूसरी तरफ मैक्स माइक के जवाब से एकदम ही तिलबिला उठता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक और मैटी जाते हुए बात करते हैं जहाँ पर मैटी माइक को थैंक्स बोलती है उसका साइड लेने के लिए। मैटी कहती है आज से 3 साल पहले आप अपने बीवी के साथ यहाँ पर आए थे, तब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसके बाद मैटी कहती है आपकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। तब माइक कहता है तुम शायद मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मुझे लगता है जो ने ही शायद मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद मैटी कहती है जो शायद चाहती है आप लिखना ना छोड़े और माइक भी उसके बातों को एग्री करता है। इसके बाद माइक घर में जाके लिखना शुरू करता है और देखते ही देखते 5 दिन निकल जाता है। लेकिन इसी के बीच एक दिन माइक को बाथरूम से कुछ आवाजें आती है जहाँ पर माइक देखता है टब के ऊपर गंदा पानी था। माइक जब देखने के लिए जाता है तो एक बच्चे की आत्मा उसे हॉन्ट करती है और माइक से मदद मांगती है। लेकिन तभी अचानक माइक की आवाज सुन के घर की मेड वहाँ पर चली आती है और देखती है माइक पानी के अंदर अपने आप ही हाथ मार रहा था। टब के अंदर से बच्चे की आत्मा गायब हो गई थी। जिसके बाद नौकरानी माइक से कहती है अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इस लेक के श्राप ने कईयों की जान ली है। तब माइक कहता है मैंने 2 बार लेक के श्राप के बारे में सुना है, आखिर ये श्राप है क्या? तब मेड कहती है 1930 से ये श्राप चला आ रहा है और इसी श्राप के कारण मैक्स के बेटे ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की थी और इसी तरीके से रॉबर्ट और बिल ने भी अपनी बच्ची को मारा था। लेकिन इससे हट के माइक पूछता है जो जब यहाँ पर आई थी तो किसी के साथ घूम रही थी क्या? जिसके जवाब में मेड कहती है नहीं। असल में दोस्तों माइक को अब भी जो के ऊपर शक था, इसीलिए माइक जो के पुराने नोट्स एंड डायरी को देखने लगता है कि तभी अचानक उसे डार्कस्कोल्ड लेक और सारा टिडवेल के दस्तावेज मिलते हैं जहाँ पर सारा के गायब होने और लेक के श्राप के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक मैटी वहाँ पर आ जाती है। मैटी बहुत ही खुश थी क्योंकि कस्टडी के केस को मैक्स हार गया था और कायरा की कस्टडी मैटी को मिल गई थी। लेकिन तभी अचानक मैटी की नजर एक तस्वीर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर माइक उसका भाई और जो थी। जिसके बाद मैटी कहती है उसने इस आदमी के साथ जो को देखा था, जिसे सुनने के बाद माइक खुश हो जाता है क्योंकि माइक का भाई गे है, जिसका मतलब है जो का किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। इसके बाद माइक मैटी को छोड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन माइक जब घर के अंदर आता है तो सब कुछ फैला हुआ था। तब माइक पूछता है जो क्या तुमने ये सब किया है? अगर हाँ है तो एक बार और ना है तो 2 बार इशारा दो। जिसके बाद 2 बार घंटी बजती है, जिसका मतलब जो के आत्मा ने ये सब कुछ नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक घंटी नीचे गिरती है और सारा टिडवेल का गाना शुरू हो जाता है, जिससे माइक को पता चलता है सारा टिडवेल के आत्मा ने ही ये सब कुछ किया था। इसीलिए माइक गुस्से में उसके प्लेयर को तोड़ देता है। इसके बाद माइक देखता है फ्रिज के ऊपर कुछ नए वर्ड लिखे हुए थे जो माइक को समझ में नहीं आता है। अगले दिन माइक जॉगिंग करते हुए ग्रीन लेडी के पास जाता है, जिसके ऊपर हाथ देते ही माइक को किसी तरह का झटका लगता है। जिसके बाद माइक खुद को संभालते हुए लेक के पास जाता है। लेकिन तभी अचानक मैक्स अपनी बॉडीगार्ड जेसिका को लेकर वहाँ पर आ जाता है और माइक को धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ ही कर सकता हूँ, इसीलिए शहर को छोड़कर निकल जाओ और मेरी बहू से दूर रहो क्योंकि इस कस्टडी की एक जिम्मेदारी है। जिसके बाद माइक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक जेसिका उसे मार के लेक के पानी में फेंक देती है और माइक तैरते हुए किनारे पे आता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में जेसिका माइक को कॉल करती है और कहती है लेक में जो कुछ भी हुआ किसी को ना बताने के लिए। और फिर से जेसिका कहती है इस कस्टडी की एक जिम्मेदारी है और तुम समझ जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका शॉकिंगली मैक्स को मार देती है और ऐसा करने के लिए मैक्स ने उसको बोला था। अगले सीन में हम देखते हैं रात में माइक को फिर से सपना आता है जहाँ पर माइक कायरा और सारा टिडवेल को देख पाती है, लेकिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी जिसके
बाद सारा आके कहती है मैक्स तो मर चुका है लेकिन ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और तभी माइक की आँख खुलती है, लेकिन तभी अचानक मैटी का कॉल आता है और मैटी मैक्स के मौत के बारे में माइक को बताती है और माइक को फ्यूनरल में जाने के लिए कहती है। फ्यूनरल में जाने के बाद माइक एक बूढ़े आदमी को देख पाता है जो बहुत ही रो रहा था, इसीलिए माइक उसका पीछा करता है। माइक को देखने के बाद ओल्ड आदमी कहता है तुम तो हेरोल्ड हो, लेकिन माइक कहता है मैं उनका पोता हूँ। तब ओल्ड आदमी कहता है तुम्हारी बीबी भी यहाँ पर आया करती थी और डार्क स्कोर लेक के बारे में पूछा करती थी। तब माइक पूछता है अब सारा टिडवेल के बारे में क्या जानते हैं, जिसके बाद ओल्ड आदमी सब कुछ बताना शुरू करता है। असल में दोस्तों 1930 में सारा टिडवेल शो करने आई थी, तब मैक्स का उसके ऊपर दिल आ गया था, जिसके बाद मैक्स ने उसके साथ जबरदस्ती की और हम 4 दोस्तों ने भी उसका साथ दिया, जिनमें से एक तुम्हारे दादाजी भी थे। और ऐसा होते हुए उसके बेटी ने देख लिया था, जिसके बाद मैक्स के कहने पे उसके बेटी को हम में से एक ने मार दिया था। सारा चिल्ला के रोती रही लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद सारा ने हम सभी को श्राप दिया कि जब भी हमारे घर में बेटी होगी तब पिता अपने हाथों से अपनी ही बेटी को मार देगा। जिसके बाद मैक्स सारा टिडवेल को मार देता है और उन दोनों के लाश को एक जगह पर दबा देता है। अब माइक को सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए माइक जल्दी से मैटी के घर जाता है और उसे पूरी बात खुल के बताता है कि उसके दादाजी भी इसमें शामिल थे, लेकिन उनके घर में कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए उसके दादा ने कुछ भी नहीं किया था। सब कुछ सुनने के बाद मैटी कहती है शायद इसीलिए जो अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपा रही थी ताकि बेटी होने पे तुम उसे मार ना डालो, जिसे सुनने के बाद माइक के दिल को सुकून मिलता है। इसके बाद मैटी माइक को किस करती है, लेकिन तभी अचानक एक गोली मैटी के सर में आके लगता है। मरते हुए मैटी कहती है मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसके बाद माइक कायरा को लेके भागता है। असल में दोस्तों बिल और रॉबर्ट ने उनके ऊपर हमला किया था, क्योंकि उनका मानना था कायरा को मारने से श्राप खत्म होगा, इसीलिए वो दोनों माइक के पीछे जाते हैं। लेकिन गाड़ी में जाते हुए बिल और रॉबर्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद घर में आके माइक कायरा को सुला देता है, लेकिन तभी अचानक सारा की आत्मा कायरा को मारने के लिए कहती है। जिसके बाद माइक फ्रिज में लगे हुए अल्फाबेट को डिकोड करने की कोशिश करता है और उससे पता चलता है सारा और उसके बेटी के लाश को डिकम्पोज करना होगा, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। और उससे पता था उन दोनों की लाश ग्रीन लेडी पेड़ के नीचे ही है, इसीलिए माइक जल्दी से उसी पेड़ के नीचे जाता है और खोद के उन दोनों के लाश को निकालता है। लेकिन तभी अचानक सारा की आत्मा उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जो की आत्मा माइक को बचाती है। इसके बाद माइक एसिड देकर उन दोनों के लाश को जला देता है और सारा के साथ जो को भी मुक्ति मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक जब घर में आता है तो मैक्स के बॉडीगार्ड को देख पाता है, जो मैक्स का अधूरा काम पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन माइक उसे मार देता है, जिसे देखने के बाद कायरा बहुत ही डर जाती है और मैटी की आत्मा आके उसे संभालती है। इसके बाद मैटी कहती है अब माइक ही तुम्हारे पिता है। अगले दिन सुबह हम पुलिस को देख पाते हैं, जहाँ पर माइक और कायरा बात कर रहे थे। कायरा ने माइक को अपना लिया था और कायरा को पाके माइक भी बहुत ही खुश था और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।